गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे एक बार सभी बच्चे बताएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 29 मई। आज हम डिस्कस करेंगे 29 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच डे द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड। 28 मई में, 29 मई में, 30 मई में या 31 मई में। डेज में आपको पहले भी बता चुका हूं, डेज से क्वेश्चंस भाई आते हैं, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि डेज छोड़कर हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, डेज आपको याद रखने ही होंगे, चाहे आप उनको कैसे भी रटे, याद रखें, समझे, जो भी आप करना चाहें, लेकिन डेज को छोड़कर आपका काम नहीं चलने वाला। तो डेज से क्वेश्चंस भाई आते हैं। तो ये हम किस दिन मनाते हैं? 29 मई में इसको मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कब? 29 मई में इसको हम मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, मैंने आपको अभी बताया था, कुछ दिन पहले की बात है। क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था कि एवरेस्ट पर वो कौन सा गाइड है जो 27 बार वहां पर फतेह कर चुका है। नेपाल का है, आप सभी जानते हैं, उनका नाम मुझे आपसे जानना है। नाम क्या है जो एवरेस्ट को 27 बार फतेह कर चुका है? 1953 में तेंजिंग व एडमंड हिलरी ने सबसे पहले एवरेस्ट को फतेह किया था, आप सभी जानते हैं। तो आप बस इतना बताइएगा कि 27 बार किसने इसको फतेह किया है, किसे? माउंट एवरेस्ट को एज ए शेरपा या गाइड के रूप में। ठीक है, कौन है? कीमार रीता है। और 28 बार कौन हो चुका है? एक 28 बार भी आया है। कल उसको आपको उसमें कराया जाएगा, करंट अफेयर्स में कराया जाएगा। ठीक है, तो कल तक का इंतजार कीजिए। आज 27 याद रखिएगा, कल आपको हम कराते हैं 28वां कौन बना है। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसका हो जाएगा 29 मई एवरेस्ट दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, गजराज सिंह ने, अमित शाह ने या अनुराग ठाकुर ने? अब देखिएगा प्रोग्राम का नाम क्या है। यह है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है ना, सीमा सुरक्षा के लिए यह शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत किसने की, यह आपसे पूछ रहा है। पहले तो आपको यह जानना है कि ये वाइब्रेंट गुजरात जो प्रोग्राम है ये है क्या। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट जो प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव है क्या। मोटिव ये है कि हमारे जो सीमा से लगे हुए गांव हैं उनको विकसित करना। ठीक है ना, क्या है? उनको विकसित इसमें किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की है अमित शाह ने। हमारी जो सीमाएं हैं, ठीक है ना, चाहे पाकिस्तान से लग रही है, चाहे चाइना से लगती है, चाहे नेपाल से लगती है, भूटान से, म्यांमार से, तो इनको सबको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। इनमें बिजली, पानी, सड़क, ठीक है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी सुविधाएं दी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है जो अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है। बात समझ में आई या नहीं मुझे बताइएगा एक बार। यह है प्रोग्राम के पहले चरण में 19 जिलों के 662 गांवों का चयन किया गया है। यानी कि इसका जो फर्स्ट फेज है इसमें टोटल कितने 19 जिले हैं, जिन जिलों में 662 गांवों का चयन यहां पर किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो सीमावर्ती कह सकते हैं हमारे गांव हैं उन पर बिजली कनेक्शन, ठीक है ना, आयुष्मान भारत कार्ड योजना, मुद्रा सुधि योजना, ये सारी जो प्रोग्राम्स हैं ये वहां पर पहुंचाने का काम करेंगे। ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर इसकी जो मॉनिटरिंग करेगा, ये मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये मॉनिटरिंग करेगा हमारे जिला कलेक्टर जो होंगे। ठीक है ना, कौन होंगे? जिला कलेक्टर जो होते हैं, जिसको हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। देखेंगे कि ये योजनाएं वहां पर लागू है या नहीं, वहां पर स्वास्थ्य कार्य हो रहा है या नहीं, जो गांव है उसको डेवलप किया जा रहा है या नहीं, वो सारी चीजें वहां पर कराई जाएगी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसने शुरू किया? अमित शाह ने। क्यों किया? मैंने आपको बताया कि जो हमारी सीमा है, सीमा के जो लगे हुए हमारे गांव हैं उनको विकसित किया जाएगा, ये इसका मेन पर्पज है।
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब से देश में वाहनों को सिर्फ ऑनलाइन फिटनेस को अनिवार्य करने की घोषणा की है। ठीक है ना, ऑनलाइन फिटनेस को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। यानी कि आपने देखा होगा जब आप अपने वाहन की, बाइक है, गाड़ी है या कोई भी अन्य वाहन है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आप लेते हैं तो आप उसको ऑफलाइन भी कहीं से भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय हमारा जो सड़क परिवहन मंत्रालय इसने कहा है कि आपके पास केवल अब कितना समय बचा हुआ है, आपके पास बचा हुआ केवल 1 साल, यानी कि 1 जुलाई 2024 से हम इसको बंद कर देंगे। किसे? ऑफलाइन को। ऑफलाइन को हम बंद कर देंगे। केवल आपको क्या करना है, केवल आपको ऑनलाइन इसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। जो इसका ऑफलाइन सर्टिफिकेट रखेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, इस ऐसा करने का मेन पर्पज क्या है? ऐसा करने का मेन पर्पज ये है जो वाहन अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं उनको बाहर किया जाएगा। जैसे ऑफलाइन में ऐसा होता है कि भाई आपने किसी को पैसे देकर उसका फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लिया, ठीक है, तो वो डाटा नहीं रहता, तो डाटा रखा जाए। ठीक है, और ऐसे वाहनों को बाहर किया जाए जो अनफिट हैं। तो इसके लिए ये किया गया है। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की है। इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। ध्यान रखिएगा। समझ में आया या नहीं जल्दी से बताएंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताइएगा क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। फिटनेस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन में अपनी सेवा देने के लिए कितने भारतीयों को यूएन के डैंग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना जो है, भारत की सुरक्षा के अलावा यूएन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका जो मिशन है उनमें भी वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसे 3 भारतीयों को इस मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई का नाम आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। क्या नाम है? शिशुपाल सिंह और सनवाला राम विश्नोई। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का हो जाएगा 3, यानी कि 3 भारतीयों को इसमें शामिल है। 3 भारतीयों को यह सम्मान से सम्मानित किया गया यूएन के विशेष मेडल से, आप इसको कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएनओ के बारे में आप सभी जानते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना। यहाँ हमारी जो भारतीय राजदूत है ये रुचिरा काम्बोज हैं। आप अच्छी तरीके से इसको जानते हैं, बेहतर तरीके से आप जानते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या तो बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है? ये माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। जहां पर विस्फोट हुआ है ये जापान में है, इटली में है, इंडोनेशिया में है या चिली में है? ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे ये इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहां से बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा, आपसे बस यही पूछा जाएगा कि भाई ये जो माउंट मेरापी है ये कहां पर है? इसमें अभी ब्लास्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है, तो ये न्यूज में बना रहा। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे भारत की भी अगर बात कर ली जाए, हम भारत को देखते हैं, इंडिया को अगर देखा जाए तो इंडिया में कौन से ज्वालामुखी हैं? एक आपका बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप है। एक है नारकोंडम। कौन सा है? नारकोंडम। और दोनों ही कहां पर है? दोनों ही अंडमान और निकोबार में है। कहां पर? अंडमान व निकोबार में है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो ये इसमें बैरन द्वीप जो है ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है तो वो है आपका बैरन द्वीप। नारकोंडम कैसा है? सुसुप्त है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, दोनों को आप याद रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, नुस्तारा उसकी राजधानी है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं G20 की अध्यक्षता जो पिछले साल 2022 में की थी वो किसने की थी? वो इंडोनेशिया ने ही की थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ये बेंगलुरु है भाई, ध्यान रखना। यहां पर वाणिज्य दूतावास खोलेगा कौन सा देश? अमेरिका खोलेगा, पपुआ न्यू गिनी खोलेगा, ऑस्ट्रेलिया खोलेगा या कनाडा खोलेगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि भारत ने अभी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है, जो कि भारत का वहां पर ये चौथा दूतावास होगा। ठीक है, तो ये किसने कहा कि हम यहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेंगे? ये ऑस्ट्रेलिया ने ही कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया ही कह रहा है कि जब आप हमारे यहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोल रहे हैं तो हम भी अपना यहां पर वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने कहा है। कहां पर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पर है? ध्यान से सुनेंगे, बेंगलुरु कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है भाई। कहा कि कर्नाटक की राजधानी है। जल्दी से एक बार आप कमेंट में बताइएगा, कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन बने हैं? सीएम कौन बने हैं? यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? मैंने कल ही आपको एक क्वेश्चन कराया था, विधानसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, ये आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तो कांग्रेस ने टोटल कितनी सीटें यहाँ पर जीते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वर्तमान में वहां के सीएम कौन है? दूसरा, वहां के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? टोटल सीटों की संख्या कितनी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो भाई 224 यहां पर टोटल सीटों की संख्या है। क्या यहां पर विधान परिषद है या नहीं? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या यहां पर आपसे पूछ लिया जाए विधान परिषद है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से बताइएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। सिद्धारमैया, बहुत बढ़िया भाई, यहाँ के सीएम बने हैं। यहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, आप सभी जानते हैं। आप मुझे अध्यक्ष का नाम बताइएगा कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। और यहाँ पर कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं, 224 सीटें यहाँ पर टोटल है। ठीक है, आप बताइएगा यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनाए गए? विधानसभा अध्यक्ष। कल या परसों की क्लास में ही आपको कराया था कि अध्यक्ष कौन है। सभी बच्चे आज जाकर देखिएगा, जहां आपने लिखा हुआ होगा तो वहां पर आप देखिएगा कि अध्यक्ष कौन है, और कमेंट में लिखेंगे सभी बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है ना, जो पढ़ाई को थोड़ा सीरियस लेते हैं वो एक बार जाकर देखिएगा कि अध्यक्ष कौन है। ठीक है ना, बिट्टू गलत बता रहे हो भाई, अब्दुल खगर अली क्या आप बता रहे हो, समझ नहीं पा रहे। ठीक है, एक बार जाकर चेक कीजिए उसको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के लेखक जिनका नाम है, थोड़ा सा नाम आपको फोकस करना है, नाम क्या है? गोस्पोडनिवो व अनुवादक रोडेल को पुस्तक टाइम सेटलर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया, या बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये किस देश के लेखक है जिनका नाम है गोस्पोडिनोव व अनुवादक है रोडेल? ठीक है, इनका इंग्लिश में अनुवाद इन्होंने किया, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा है, और इसके अनुवादक कौन है? रिडेल है। इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किस देश के लेखक हैं? ये यूक्रेन के हैं, ये बुल्गारिया के हैं, ये स्लोवाकिया के हैं, ये चेक गणराज्य के हैं। किसके हैं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएंगे। बुल्गारिया, बहुत बढ़िया भाई। ये किसके हैं? ये बुल्गारिया के लेखक हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो अनुवादक है, ये अनुवादक इसका इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। किस में? इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसका अनुवाद करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये उपन्यास के लिए ही पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? आप कोई उपन्यास लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिएगा आपने हिंदी में कोई उपन्यास लिखा, ठीक है, और किसी व्यक्ति ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो आपको दोनों को वो पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि इसमें मान्य जो होता है अंग्रेजी वाला ही होता है, इंग्लिश वाला ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बुल्गारिया के लेखक थे गोस्पोडिनोव, व अनुवादक कौन है? रेडोल है। इसको बार बार आप अगर पढ़ेंगे तो ये आपके याद हो जाएगा। क्या है? गोस्पोडिनोव, 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 बार बार पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, तो अनुवादक भी आप याद रखिएगा, इनका नाम है रेडोल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, मुद्रा है लेव, राष्ट्रपति है रोमन रादेव, और प्रधानमंत्री हैं इलियाना इवोतोवा। थोड़ा सा इसको भी आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, क्या है?
ये सोफिया यहाँ की राजधानी है, नाम याद रख सकते हैं। लेव यहाँ की मुद्रा है। रूमेन रादेव यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति हैं। ये इलियाना इवोतोवा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये बुल्गारिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लोगों की समस्या जानने के लिए उदय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उदय प्रोग्राम टू नो द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो ये उदय प्रोग्राम शुरू किया गया, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया है उदय प्रोग्राम हरियाणा सरकार के द्वारा। अब ये हरियाणा सरकार ने इसको शुरू तो किया है, इसका मेन पर्पज है क्या? इसका मेन पर्पज ये होगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिएगा आप किसी जिले के क्या बना दिए गए, डीएम बना दिए गए, ठीक है, और इस जिले में मान के चलें कि 10 गांव हैं, ठीक है। 10 गांव में आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर टारगेट करना होगा कि सप्ताह में एक गांव में आपका विजिट होगा, और विजिट भी कैसा होगा, रात्रि विजिट इन्होंने किया है। इन्होंने जो घोषणा की है कि आपको रात्रि वहीं पर रुकनी होगी, रात्रि के समय वहीं ठहरना होगा, लोगों से संवाद करना होगा, बात करनी होगी, समस्याओं को समझना होगा। जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं हम लेकर आते हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से वहां पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, क्या वो सही तरीके से उसमें काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी समस्याओं को सुनते हैं या नहीं सुनते, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। पर्सनली ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा, और उसमें डीएम सक्रिय रूप से शामिल होंगे, जो कि रात्रि स्टे वहां पर करेंगे, ठीक है ना, नाइट स्टे वहां पर करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। ये एक उनका प्रोग्राम है कि आप अपने अनुसार एक गांव को, सप्ताह में एक गांव को क्या कीजिएगा, उसको सेलेक्ट कीजिए और उसमें आप एक बार जाकर देखिए कि क्या क्या समस्याएं वहां पर होने वाली है, ठीक है। तो ये वहां पर प्रोग्राम किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, इसी को कहा गया है हरियाणा उदय। अगर पूरी बात आपसे पूछ ली जाए कि हरियाणा उदय कहां पर शुरू किया गया या इसका मेन पर्पज क्या है हरियाणा उदय का, तो हरियाणा उदय का मेन पर्पज है जो योजनाएं हैं, परियोजना हैं, इनका सही रूप से संचालन हो पा रहा है या नहीं, या जो गांव के लोग हैं उनको समस्याएं हैं या नहीं, ठीक है ना, किस प्रकार की उनको समस्याएं आ रही हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि आप किसी डीएम के पास जाने से घबराते हैं, कोई आईपीएस अधिकारी है उसके पास आप जाने से घबराते हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि वो आपको कहीं डरा ना दे, धमका ना दे, जबकि वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप उसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार परिवहन द्वारा राज्य में अन्य प्रदेश के वाहनों को बिना शुल्क के प्रदेश में वर्जित करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, अगर आप इस राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या करना होगा, टैक्स देना होगा, या जिसको हम शुल्क कहते हैं वो देना होगा, क्योंकि इनका मानना यह है कि ये हमारे रिवेन्यू का सोर्स बन सकता है। किसका? रिवेन्यू का सोर्स बन सकता है। ये किसने किया? ये जम्मू कश्मीर ने किया, ये मणिपुर ने किया, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि अगर कोई बाहर स्टेट का कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी, कोई बस कहां पर आती है, हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो उसको यहां पर एंट्री शुल्क देना ही होगा, जो कि हमारे रिवेन्यू का, राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में अगर आप जाने की इच्छा कर रहे हैं अपनी गाड़ी के द्वारा, ठीक है, अपनी पर्सनल गाड़ी के द्वारा, तो आपको उसमें क्या करना होगा, उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि शुल्क अब आपको देना ही होगा। तो ये हिमाचल प्रदेश ने कहा है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूटी खादर किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? ठीक है ना, किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं? यूटी खादर, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के बनाए गए, त्रिपुरा के बनाए गए, कर्नाटक के बनाए गए या केरल के बनाए गए हैं। कि हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं कर्नाटक के, वो कौन बने हैं? यूटी खादर। अली, पता नहीं कहां से अली लेके आ रहे थे आप, कुछ पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। इनका नाम है यूटी खादर और ये कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। कर्नाटक में विधान परिषद भी है भाई, मैंने आपसे पूछा था क्या कर्नाटक में विधान परिषद है
या नहीं? तो कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, तो विधान परिषद भी है। तो ये जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हम जानकारी यहां पर ले चुके हैं। डिप्टी सीएम कौन है एक बार बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली बार अर्बन पता नहीं यार टाइप कहां से किया है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये पहली बार अर्बन एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल जो फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कहां पर किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। ये क्लाइमेट है भाई, क्लाइमेट, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, क्लाइमेट, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया ये पहली बार कहां पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाँ, क्लाइमेट है भाई। ये जो जलवायु के परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में हो रहा है, उसको जागरूकता फैलाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्यों किया गया, तो जलवायु परिवर्तन जो चल रहा है इससे लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए बाहर विदेशों से भी यहाँ पर फिल्में दिखाई जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, तो ये इसका, इसमें क्लाइमेट आप करेंगे, ठीक है ना, क्लाइमेट कीजिएगा इसको, क्लाइमेट। और इसमें ध्यान रखेंगे 12 देशों से 16 फिल्में यहां पर दिखाई जाएंगी जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित होंगी। किससे? जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये होने वाली है। ठीक है, चलिए, हाँ ये रहा, देखिए 12 देशों से 16 फिल्में यहां पर दिखाई जाएगी, दर्शकों को लागू यहां पर जागरूक यहां पर किया जाएगा। हाल ही में किसने झारखंड में उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है? ठीक है ना, जो हमारा झारखंड राज्य है इसमें नया उच्च न्यायालय बना है, उसके भवन का निर्माण वहां पर किया गया, तो उसका उद्घाटन समारोह था। उसका उद्घाटन समारोह किसने किया? हेमंत सोरेन ने, ठीक है ना, पी राधाकृष्णन ने, द्रौपदी मुर्मू ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो नए उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया ये हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किया है। हेमंत सोरेन वहां के सीएम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये कौन है? राज्यपाल है पी राधाकृष्णन। आप मुझे बताएंगे यहाँ की राजधानी क्या है? द्रौपदी मुर्मू। नया उच्च न्यायालय की वहां पर आधारशिला रखी गई थी, वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसका उद्घाटन वहां पर किया गया है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, जो हमारी राष्ट्रपति हैं ये इनका जो कह सकते हैं मूल निवास है वो उड़ीसा है, लेकिन ये झारखंड की क्या थी? राज्यपाल हुआ करती थी जब तक ये राष्ट्रपति नहीं बनी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब तक ये राष्ट्रपति वहां पर नहीं बनाई गई थी तब तक ये झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इसके राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है ना, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल हुआ करते थे। किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है? सिडनी में है, लंदन में है, ओटावा में है, या कैनबरा में है? मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि भारत की जनसंख्या या भारतीय लोगों की जनसंख्या अधिक होने के कारण वहां के जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि इसका जो नाम है हैरिस पार्क, इसको लिटिल इंडिया नाम कर दिया जाना चाहिए। तो वो बात वहां पर उठी थी जिसको अब स्वीकार कर लिया गया और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उसका नाम बदलकर कर दिया गया हैरिस पार्क को अब क्या कर दिया गया? लिटिल इंडिया नाम उसको दे दिया गया। ठीक है, ये सिडनी में है, ये लंदन में है, ओटावा में है, या कैनबरा में? ध्यान रखिएगा, ये सिडनी का एक शहर था जिसको हम हैरिस पार्क कहते थे। क्या कहते थे? हैरिस पार्क। अब हैरिस पार्क को क्या कहा जाएगा? हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया कहा जाएगा, यानी कि छोटा भारत इसको कहा जाएगा। यहाँ पर भारतीयों की संख्या अधिक होने के कारण ऐसा हुआ है। हाल ही में किस अभिनेता को एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने मानद की उपाधि से सम्मानित किया? डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। पंकज त्रिपाठी को, सोनू सूद को, अक्षय कुमार को, अमिताभ बच्चन को। क्योंकि एपेक्स जो यूनिवर्सिटी है इसका पहला दीक्षांत समारोह हुआ था, ठीक है ना, जयपुर में ये स्थित है। तो इन्होंने अपने दीक्षांत समारोह में हमारे एक अभिनेता हैं उनको मानद या डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया।
तो ये है सोनू सूद। ध्यान रखना कौन है, सोनू सूद जी हैं, जिनको उनके सामाजिक कार्यों के चलते हुए इस मानद उपाधि से या डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय सबसे ज्यादा अगर किसी ने कार्य किया है अभिनेता के रूप में, अगर सोशल वर्क किया, तो वो सोनू सूद ही थे। तो उन्हीं के लिए इनको सम्मानित किया है, सोनू सूद को, कि इन्होंने कोरोना के समय लोगों की जितनी मदद की है, किसी भी अभिनेता ने इतनी मदद नहीं की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पंकज त्रिपाठी जो हैं ये हमारे चुनाव आयोग के आइकन बनाए गए थे। चुनाव आयोग जो हमारे चुनाव आयोग थे, इनको राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था, जिससे लोगों को जागरूक करे कि वोट जो है ये आपका अधिकार है। क्या है? वोट आपका अधिकार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस खिलाड़ी को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का टेनिस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहन बोपन्ना को, जी मिल्खा सिंह को, सानिया मिर्जा को या साइना नेहवाल को? तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ये किसको नियुक्त किया है? चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए दबंग मूवी आपने देखी होगी। दबंग में जो उन्होंने रोल किया है एक विलन का, तो वो ही है सोनू सूद। ठीक है, चलिए तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आपको आया, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है, ठीक है। कल भी हमने काफी वहां पर क्वेश्चंस देखे हैं बच्चों के, तो काफी जो है डाउट्स हैं आपके, वो भी आपको जल्द ही क्लियर कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार की आपको समस्याएं एप्लीकेशन से हैं या और अन्य समस्याएं हैं, वो भी आपकी दूर कर दी जाएगी।